कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज होता है? ओवे, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के अंदर तुमको पता है, ओव्यूलेशन के अंदर रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, है ना? ओव्यूलेशन के अंदर सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और ओव्यूलेशन होता किस वजह से है? एलएच सर्ज की वजह से, है ना? ओव्यूलेशन होता किस वजह से? एलएच सर्ज की वजह से। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे एलएच सर्ज हो रहा है ना? अभी हम लोगों ने लिखा था ओव्यूलेशन किस वजह से होता है? एलएच सर्ज की वजह से। और ओव्यूलेशन में रिलीज क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। तो अब ये देखो, यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है? और सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है? और ओव्यूलेशन होता क्यों है? एलएच सर्ज की वजह से। तो मतलब एलएच सर्ज की वजह से ही जो प्राइमरी oocyte है, जो कि डिप्लोटिंग फेज ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड था, अब वो मियोसिस 1 को रेज्यूम करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? सेकेंडरी oocyte के अंदर, ठीक है? और ये जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ये किस में अरेस्टेड है? मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2 में। और तुमको पता है जब स्पर्म आएगा, ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte का ज़ोना पेलुसिडा है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि एक थिक लेयर है जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है? ज़ोना पेलुसिडा है ये। जब ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा स्पर्म, तब क्या होगा? जो ये सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या प्रेजेंट है? और मतलब ऑब्वियस बात है, जो सेकेंडरी oocyte है, तब ये क्या करेगा? अपना मियोसिस 2 रेज्यूम करेगा, और सेकेंडरी oocyte जो है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, वो अपना मियोसिस 2 जो रहेगा उसको रेज्यूम करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ओवम के अंदर, ठीक है? तो ये जो चीजें हम लोग ने पढ़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमको फर्टिलाइज मतलब ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, और ये क्लियर पिक्चर है। देखो एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, ये दोनों कौन से फेज में अरेस्टेड है? ये जो तुमको मैंने बताया कि ये चीजें एलएच सर्ज होंगी, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, जो ओव्यूलेशन है सबको पता है, बट सबको वो डॉट्स कनेक्ट करने नहीं आते, ठीक है? तो हम लोगों ने वो डॉट कनेक्ट कर लिया। तो अब ये तुमको समझ में आया कि जो प्री मॉड्यूल फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये जो तीनों फॉलिकल हैं, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte, है ना? इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। और जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसमें क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte, ठीक है? और ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, और साथ में क्या आता है? फर्स्ट पोलर बॉडी या सेकेंड पोलर बॉडी? वैसे बात है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है? और जब सेकेंडरी oocyte ओवम बनाता है, तब उसके साथ में क्या रिलीज होता है? सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है? ओके। तो अब ये तुम लोग के एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में पेज नंबर 48 है, जो पेज 48 पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैं तुमको सुनाता हूँ, ठीक है? तो देखो लिखा हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell ब्रैकेट में लिखा oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth, ठीक है? तो मतलब बर्थ पे जितना भी oogonia है, ठीक है, x नंबर ऑफ oogonia है, अब वो उससे नंबर आगे बढ़ नहीं सकता। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x नंबर ऑफ oogonia, अब इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होगा, इससे बस डिक्लाइन होगा, और बर्थ से जाते जाते प्यूबर्टी तक, ठीक है? एनसीईआरटी की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है, एट प्यूबर्टी 60,000 to 80,000 to 80,000 oogonia is left in each ovary, in each ovary, ठीक है? 60,000 to 80,000 oogonia is left in each ovary। देखो फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division। किसकी बात की है उसने? oogonia की, ठीक है? These cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called primary oocyte। तो हम लोग ने इस स्लाइड में तो ऑलरेडी बोल दिया है ना, कि जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लोटिन फेज ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड है। वही सेम चीज एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है? फिर उसमें क्या लिखा हुआ है? ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell and is called primary follicle। देखो
अब यहाँ पे जो इसने लिखा हुआ है सिर्फ ग्रेनुलोसा सेल, सिर्फ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ने बोला कि oogenesis में प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte के ऊपर, ठीक है, पहले क्या एक लेयर अटैच होता है किसका, ग्रेनुलोसा सेल का, जो मैंने यहाँ पे येलो वाला दिखाया ये ग्रेनुलोसा सेल है, और उसके बाहर क्या अटैच होता है, जो अंदर मैंने दिखा दिया है ग्रीन कलर में, थीका सेल्स, ठीक है। ये दोनों जब अटैच होते हैं तो ये बनता है प्रीमोडियल फॉलिकल। अब इस प्रीमोडियल फॉलिकल में जब ग्रेनुलोसा सेल और ऐड होने वाले रहेंगे, ठीक है, तब जब इस प्रीमोडियल फॉलिकल में और ग्रेनुलोसा सेल्स ऐड होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे बना हुआ है, ये प्रीमोडियल फॉलिकल से कैसे डिफरेंट रहेगा कि इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल का लेयर जैसे यहाँ पर एक है तो यहाँ पे 2 या 3 रहेगा। मैं बाद में तुमको इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो अब देखो जो हम लोग ने बोला है यहाँ पे, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे सेल्स डीजनरेट होते हैं, ठीक है। जितने बहुत सारे जो फॉलिकल्स बने हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फॉलिकल्स आर डीजनरेटेड। फॉलिकल्स क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, और प्यूबर्टी पे क्या बच जाता है, सिर्फ 60,000 to 80,000 oogonia is left in each ovary। तो देखो फिर आगे लिखा क्या हुआ है, therefore at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। समझ में, हर एक ओवरी में 60,000 to 80,000 oogonia बच गया। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca cell and are called secondary follicle। अब देखो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो रहा है, और ग्रेनुलोसा सेल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स और ऐड हुए प्रीमोडियल फॉलिकल में, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल में और बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल ऐड हुए, और साथ में क्या ऐड हुआ यहाँ पे, थीका सेल भी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। The secondary follicle soon transforms into tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। मैं तुमको बोला था कि एंट्रम जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में ही दिखने लग जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी बुक क्या बोलती है, टर्शियरी फॉलिकल बोलती है, और बहुत सारी बुक नहीं बोलती है, ठीक है। तो फिर इसने क्या बोला कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एक टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर। और ऑब्वियसली बात है, जब एंट्रम यहाँ पे अपीयर हो चुका है तो यहाँ पे भी एंट्रम तो रहेगा ही, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर सेल, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। तो अब देखो तुम्हारे पास ग्रीन कलर के सेल है, ये जो थीका वाला सेल है, उसने क्या बोला, ये जो थीका सेल है ये ऑर्गेनाइज हो जाता है 2 टाइप ऑफ सेल में, ठीक है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। देखो जब डायग्राम दिखाऊंगा तो तुमको सब चीजें क्लियर होंगी, बस अभी तुम सुनते जाओ ये क्या बोल रहा हूँ मैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। वो तुमको मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था कि एक सेल बड़ा क्यों है एक सेल छोटा क्यों है, क्योंकि ये अनइक्वल डिवीजन है। और अभी हम लोगों ने बोला था कि जो जितने भी फॉलिकल्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल, ये सब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। ये सब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से इस वजह से डिफरेंट है कि प्राइमरी सेकेंडरी प्री मॉड्यूल फॉलिकल सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। बट मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte। क्यों, क्योंकि टर्शियरी जो टर्शियरी फॉलिकल बना है, इसी समय मियोटिक फर्स्ट जो डिवीजन था वो कंप्लीट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी में और सेकेंडरी oocyte में, ठीक है। तो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, the secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। ऑब्वियस बात है, तभी सेकेंडरी oocyte बड़ा रहेगा और पोलर बॉडी क्या रहेगा, एक छोटा सा चीज स्ट्रक्चर बना रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, the tertiary follicle further changes into mature graphene follicle, ठीक है। तो ये जो हम लोग ने बनाया हुआ है ये स्ट्रक्चर, ये mature graphene follicle हम लोग ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida। जो मैं तुमको बताया था, मियोसिस 2 कंप्लीट कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte के बाहर जब जोना पेल्यूसिडा है, जब इसको स्पर्म पेनिट्रेट करता है, ठीक है,
तब क्या होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ मियोसिस 2, और ये क्या होता है, कंप्लीट होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवम में। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अभी ग्राफिन फॉलिकल की बात कर रहा है अभी भी, कि जो ग्राफिन फॉलिकल है ये रप्चर होगा, उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। देखो वहां पे सेकेंडरी oocyte को ब्रैकेट में ओवम लिखा हुआ है, उसने ओवम लिखा हुआ है क्योंकि ये आगे चल के ओवम बनने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो पूरा प्रोसेस था ये हो चुका है पूरा oogenesis का, ठीक है। बट हमको टॉपिक क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। तो तुमको मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, एक डायग्राम मैं तुमसे शेयर करता हूँ, देखो। ये डायग्राम देखो, ठीक है, दो डायग्राम है। देखो फर्स्ट डायग्राम जो है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्री मॉड्यूल फॉलिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्री मॉड्यूल फॉलिकल, फिर यहाँ पे लिखा है फॉलिकल ग्रो कर रहा है, फिर यहाँ पे बन रहा है प्राइमरी फॉलिकल। तो देखो प्री मॉड्यूल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है। पहली बात, प्री मॉड्यूल फॉलिकल के अंदर जोना पेलुसिडा नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा किस में प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल में। प्री मॉड्यूल फॉलिकल में जोना पेलुसिडा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जोना पेलुसिडा एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। देखो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल में भी क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte। तुमको पता है प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे टर्शियरी फॉलिकल हो, सब में क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो फॉलिक्यूलर सेल है, देखो अब क्या इसने बोला है, फॉलिक्यूलर सेल, है ना। अभी तक तुम लोगों ने सुना था ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल। बेसिकली जो ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल है, ये दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेल का नंबर है वो बहुत कम है, और यहाँ पे देखो सेल का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी, एक मिनट जो, हाँ ये तुम्हारा ये है प्राइमरी फॉलिकल और प्री मॉड्यूल फॉलिकल, ठीक है। अब मैं दूसरा इमेज दिखाता हूँ। अब ये डायग्राम देखो, ये देखो ये प्राइमरी oocyte है। तो जब भी तुम प्राइमरी oocyte देखोगे किसी भी सेल के अंदर, तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए तो ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल हो ही नहीं सकता, है ना। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल तो ये हो ही सकता। यहाँ पे लिखा हुआ जोना पेलुसिडा, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉलिकुलर एंट्रम, जो कि बोला था कि सेकेंडरी फॉलिकल में अपीयर होगा और टर्शरी फॉलिकल में और इलाज होगा और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में सबसे बड़ा होगा। फिर हमने बोला था कि टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसमें हम लोगों ने क्या पॉइंट लिखा था, कि उसके अंदर थीका सेल्स ऐड होते हैं और दो लेयर बन जाता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ठीक है। तो ये तुम डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो सेल है ये तुम्हारे क्या है, थीका, इसने डायग्राम में लेबल गलत किया है क्या, ठीक है। थीका ये अंदर की तरफ है तो इसको थीका इंटरना होना चाहिए था, और जो बाहर की तरफ है उसको थीका एक्सटर्ना होना चाहिए था, ठीक है। और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। तो फिर फाइनली जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है, ये तो ये प्राइमरी oocyte था। तो अब हम लोग जो बोल रहे हैं, जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte दिखता कैसा है। अब मैं वो तुमको शेयर करता हूँ इमेज। ये देखो, ठीक है। अभी देखो तुमको मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte को इसने क्या लिखा था, ओवम, ठीक है। सेकेंडरी oocyte को इसने ओवम लिखा था। तो देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। हमने बोला था कि जो स्पर्म पेनिट्रेट करता है किसको, जोना पेलुसिडा को। तो तुमको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में देखो ये लिखा हुआ है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा को बेसिकली ये वाला जो पूरा लेयर है, ठीक है,
और ये जो अंदर से ये जो पूरा थिकनेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, जोना पेल्यूसिडा। और देखो स्पर्म उसको पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अंदर है वो क्या है, ओवम, ठीक है, क्योंकि स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है तो मियोसिस 2 अपना कंप्लीट करेगा। और ये जो आसपास में स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ भी है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, पेरीविटलाइन स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है पेरीविटलाइन स्पेस। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो अगर मुझको ये डायग्राम को बनाना रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं ऐसे बनाऊंगा, ये है ओवम, ठीक है। ओवम के बाहर एक और लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिकली जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, तो ये ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है। और ये जो है रेड वाला, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। ये पूरा मैं कर रहा हूँ कलर, ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो बीच में एक स्पेस दिख रहा है ना, ये जो पूरा स्पेस है जोना पेल्यूसिडा और ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। और इसके बाहर है, सेल्स में बना रहा हूँ, देखो इस तरह से सेल्स अटैच्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसके अलावा तो बेसिकली तुम्हारा जो सेकेंडरी oocyte है वो ये सारे स्ट्रक्चर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दिया मैंने तो तुमको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ, ये एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ या डायग्राम बोल सकता हूँ। अब हमने बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें टोटल 3 फेज होते हैं। कौन से फेज है, मेंस्ट्रुअल, पहले ब्लीडिंग फेज, फिर फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, फिर बाद में ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, ठीक है। और ये तो नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो 3 फेज है। तो तुमको पता है मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, और कितने दिन का होता है, अप टू हमने बोला था 5 डेज, तो देखो यहाँ पे लिखा है। और आइडियली 2 to 3 डेज का ब्लीडिंग होगा। उसके बाद हमने क्या बोला था, उसके बाद क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ होगा वो बढ़ जाएगा, क्यों, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में, है ना। तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ तो ये चलो देखो जितना भी एंडोमेट्रियम था वो रप्चर हो गया। और उसके बाद में क्या, फॉलिकुलर फेज क्यों बोला इसको, पहली बात तो फॉलिकुलर फेज इसलिए बोला है क्योंकि देखो तुमको ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट ये दोनों साथ में चलना है। देखो ये मैं इसको और इसको एक साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, चलो जब ब्लीडिंग होगी तो ऑब्वियस बात है जो एंडोमेट्रियम है उसका साइज कम होगा। तो देखो एंडोमेट्रियम जो था उसका थिकनेस देखो यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे देखो धीरे धीरे उसका थिकनेस कम हो गया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है उसके बाद में क्या आएगा, हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा, कौन से हार्मोन का, एफएसएच का। जब एफएसएच का लेवल बढ़ेगा तो एफएसएच का जब लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, फॉलिकल्स का साइज बढ़ेगा। जब एफएसएच का लेवल बढ़ा तो देखो ये फॉलिकल्स का साइज देखो बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जो फॉलिकल्स क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन। और जो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, तो देखो यहाँ से एंडोमेट्रियम का भी ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि जब एस्ट्रोजन बढ़ते जाएगा तो जो एस्ट्रोजन का लेवल है, ठीक है, इंक्रीज एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा किसके लिए, एलएच सर्ज के लिए। देखो मैं लिखा, ये जो इंक्रीज एस्ट्रोजन है ये रिस्पॉन्सिबल, देखो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एलएच का लेवल जो है ये एक बार में ही बढ़ गया, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। और ये जो एलएच सर्ज है ये कराया कौन है, एस्ट्रोजन। और तुमको पता है जब एलएच सर्ज होगा उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ओव्यूलेशन, देखो एलएच सर्ज के जस्ट बाद हो रहा है, कुछ थोड़ी की देर बाद। और ये एग्जैक्टली तुमको ये टाइम की जरूरत नहीं है वैसे, 32 to 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है। ये ओव्यूलेशन हो गया, हम लोगों ने बोला था ओव्यूलेशन जब होता है तो क्या रिलीज होता है, एक तुम्हारा जो रहेगा सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte तो आ ही जाएगा, उसके साथ में पोलर बॉडी भी आएगा। और जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल था वो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना।
और कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। तो जब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना स्टार्ट किया, देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लग गया ऊपर, है ना। और हम लोग ने बताया था कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑन एन एवरेज 10 डेज तक सर्वाइव करता है, ठीक है। कितनी देर तक सर्वाइव करता है, 10 डेज तक कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करेगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम 10 डेज तक सर्वाइव करेगा मतलब 24th डे तक। तो देखो इसका लेवल जो है 24th डे तक काफी हाई है। यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ नीचे, ये देखो 24th डे तक काफी हाई रहेगा। उसके बाद तुमको पता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे हो जाएगा। तुमको पता था प्रोजेस्टेरॉन ही रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन सपोर्ट करने के लिए। तो जब देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गया तो एंडोमेट्रियम का सपोर्ट गिर गया, और देखो अब उसका एंडोमेट्रियम का साइज, बेसिकली एंडोमेट्रियम का ब्रेक होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ये नेक्स्ट साइकिल बिगिन, और नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, वापस से यहाँ से स्टार्ट होगा ब्लीडिंग से, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती है एफएसएच और एलएच की। देखो जब ये फॉलिकल, बस इसमें एक ही गलती है पूरे डायग्राम में, ठीक है। क्या गलती किया है, देखो जब ये फॉलिकल्स का लेवल बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, एलएच का लेवल ज्यादा है, ये गलत है। बस यहाँ पे इसको एफएसएच ऐसे दिखाना चाहिए था कि ये एफएसएच का लेवल ज्यादा है, ठीक है, फिर ऐसे बढ़ता। कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव्स फॉर, एक बात बताओ कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करना, है ना। देखो ये प्रोजेस्टेरॉन तो सीक्रेट कर रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इसीलिए सर्वाइव करता है कि इन केस अगर जो ओव्यूलेशन के बाद में सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम। किस तरीके से, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करके। किस तरीके से होगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करके, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा तभी तो वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, इसलिए हम लोग प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है। तो इन केस प्रेगनेंसी हुई तो ये प्रोजेस्टेरॉन, ये जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन है वो कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। और एक तुमको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं तुमको, अगर प्रेगनेंसी हुई तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अप टू 2 मंथ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट ही करता रहेगा, ठीक है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो हम लोगों ने क्या बोला था, ये कितने दिन में डीजेनरेट हो जाता है, 10 डेज में, ठीक है। 10 डेज में डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो तो ये तुमको समझ में आ गया। फाइनली हम लोग उस चीज पे आ जाते हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले, अब तुमको सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जब स्पर्म रिलीज होगा वजाइना में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या होगा, स्पर्म ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा वजाइना में। और तुमको पता है बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है। इतने सारे स्पर्म एक बार में रिलीज होंगे। अब ये स्पर्म क्या करेंगे, वजाइना से ट्रैवल करके सर्विक्स में, सर्विक्स से ट्रैवल करके यूट्रस में, यूट्रस से ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब में। बट एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्पर्म जो है वो मोटाइल तो है, ठीक है। स्पर्म जो है वो मोटाइल तो पहले से ही थे, वजाइना में जाने से पहले ही वो मोटाइल थे। बट उनको एक टर्म बोलते हैं हम लोग हाइपर मोटिलिटी या कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन मतलब sperms will be able sperms will be now able to fertilize the ovum, ठीक है। कैपेसिटेशन के बाद ही sperms केपेबल हो जाएंगे ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो अब एक मैंने बोला कि एक कैपेसिटेशन टर्म बोला मैंने, और मैं तुमको बोला कि वो ऑलरेडी मोटाइल थे। तो अभी तक हम लोग ने जितना भी पढ़ा है मैंने तुमको कभी नहीं बताया कि वो मोटाइल कहाँ पे हुए, ठीक है। तो अब बता देता हूँ कि तुम लोग ने एपिडिडाइमस पढ़ा था टेस्टिस में, कि ये टेस्टिस है और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एपिडिडाइमस। और तुमको पता है एपिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, कैपट, कॉर्पस और कॉर्डा, है ना। तो ये जो कॉर्डा एपिडाइमस है, यहाँ पे ही स्पर्म के अंदर मोटिलिटी आती है, ठीक है। तो ये जो कॉर्डा एपिडाइमस है
यहाँ पे स्पर्म्स में क्या आती है, मोटिलिटी, मतलब स्पर्म्स तो मोटाइल हो चुके हैं। अब कैपेसिटेशन कहाँ पर हो रहा है, कैपेसिटेशन हो रहा है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, या अगर उससे बेटर ऑप्शन रहेगा तो लिख देना यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में कैपेसिटेशन होता है। अब ये कैपेसिटेशन में क्या हुआ, आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म्स विल बी एबल टू फर्टिलाइज ओवम, ठीक है। कैपेसिटेशन में बेसिकली उसमें थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। और आफ्टर कैपेसिटेशन sperm can fertilize ovum या सेकेंडरी oocyte, जिसको एनसीईआरटी में oocyte और ओवम एक ही बोल रहा है वो, तो मैं भी वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या हुआ, तुम्हारा कैपेसिटेशन हुआ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट इवेंट है कैपेसिटेशन, कहाँ पे हुआ, यूट्रस में हुआ। अब क्या होगा, ये ट्रैवल कर करके कहाँ पर गया, मैं लिख रहा हूँ ये ट्रैवल करके गया यूट्रस से, ये ट्रैवल किया, और पहले देखो वजाइना में आया था, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, और यूट्रस से कहाँ पे पहुंच गया फाइनली, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में जाएगा ये, और वैसे बात है ये फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एम्प्यूला में। और एम्प्यूला में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहेगा, ओवम, है ना। जब ये एम्प्यूला में पहुंचेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्यूला, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आंसर क्या है, एम्प्यूला, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है उसका आंसर, एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला में पहुंचा, अब एम्प्यूला में पहुंचा तो उसको क्या दिखा, ऑलरेडी वहां पे क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हमने देखा था कि ये जो सेकेंडरी oocyte है या ओवम है, ठीक है, तुमने पहले तुमको नहीं बताया था, अब मैं सेकेंडरी oocyte में तुमको एक और चीज दिखा रहा हूँ कि सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये सेकेंडरी oocyte है, और ब्लैक जो ये मैंने बाहर बाउंड्री बनाया है सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और तुमको पता है सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, ज़ोना पेल्लुसिडा, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ मैं, क्या प्रेजेंट है ये, ज़ोना पेल्लुसिडा। ज़ोना पेल्लुसिडा ना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्यों ज़ोना पेल्लुसिडा बना है ना, उसका क्या क्या फंक्शन है तुमको अभी वो समझ में आएगा। ये बन गया ज़ोना पेल्लुसिडा, ठीक। क्या पहुंच गया यहाँ पे स्पर्म, तो स्पर्म क्या, और बाहर इसके कौन से सेल्स प्रेजेंट थे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म का तुम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था स्पर्म के हेड में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोजोम। और एक्रोजोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम हाइलोयूरोनिडेज, ठीक है। तो अब वो हाइलोयूरोनिडेज रिलीज करेगा कौन, स्पर्म, ठीक है। पहली बात वो स्पर्म बहुत सारे एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब स्पर्म हाइलोयूरोनिडेज रिलीज करेगा तो जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और स्पर्म अब क्या पहुंचेगा, फिर आगे पहुंचेगा, और स्पर्म अपना जो हेड है वो अटैच कर लेगा किसके साथ में, जोना पेलिस्यूडा के साथ में, ठीक है। और फिर क्या करेगा, इस जोना पेलिस्यूडा में पेनिट्रेट करेगा। तुमको पता था जब उस जोना पेलिस्यूडा में पेनिट्रेट, हाँ मैंने उसका प्रो वर्जन कर लिया इसलिए डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ तो जोना पेलिस्यूडा में गया ये, पेनिट्रेट किया। जब जोना पेलिस्यूडा में पेनिट्रेट करेगा तुमको पता है क्या होने वाला है, ये जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या करेगा, अपना मियोटिक टू डिवीजन रेज्यूम करेगा। और मियोसिस टू के बाद क्या बनेगा, ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। तो जैसे ही ये पेनिट्रेट करा, इसका बाकी सब पार्ट पीछे रह जाएगा। इसके हेड में क्या प्रेजेंट था, मेल, बेसिकली इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना, न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब देखो जब न्यूक्लियस इसके अंदर जाएगा तो मैं लिख रहा हूँ कि ये जो न्यूक्लियस था ऑब्वियस बात है अंदर चलेगा, ये मेल प्रो न्यूक्लियस है और ब्लैक कलर का फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्पर्म जो था अपना हेड जो था उसने पेनिट्रेट किया जुना पेलुसिडा में। अब एक बात बताओ, लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे स्पर्म भी है ना, एक मिनट, और बहुत सारे स्पर्म है, ये भी तो आ सकते हैं, तो ये नहीं आने चाहिए। तो ये बाकी सब स्पर्म नहीं आए, इस वजह से क्या होता है, जो मैंने बोला कि जो ब्लैक कलर के मैंने ग्रेन्यूल्स बनाए हैं, इन ग्रेन्यूल्स का नाम मैंने क्या दिया था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। मैंने बोला था इनको क्या है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है।
तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं बाहर और इस जोना पेलुसिडा को हार्ड कर देते हैं एकदम, ठीक है, इसको एक हार्ड मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस मेम्ब्रेन का नाम क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। पहले ये जोना पेलुसिडा था, अभी भी जोना पेलुसिडा ही है, बट अब इसका हम लोग नाम दे रहे हैं इसको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये वो जोना पेलुसिडा है जो कि हार्ड हो गया है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हम लोगों ने इसको बोल दिया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हम लोगों ने बोला, अब ये क्या करेगा, अब बाकी जो सारे स्पर्म बाहर है अब उनको आने नहीं देगा, तो मतलब पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब ये मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस साथ में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या चीजें हुई हैं, तो सबसे पहले हुआ है कैपेसिटेशन, जो कि कहाँ पे हुआ है, यूट्रस के अंदर हुआ, ठीक है। फिर हमने बोला कि वो फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब में जाके उसके कौन से पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, जो कि क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो सबसे दूसरा रिएक्शन क्या हुआ, ये जो जोना पेलुसिडा है ना, ठीक है, इसको इसने क्या किया है, पेनिट्रेट किया है, तो उस वजह से चेंजेस आए। तो अब इसमें क्या क्या रिएक्शन, पहले तो हो गया कैपेसिटेशन, उसके बाद में होता है जोना रिएक्शन, ठीक है, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन और फिर फाइनली जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें जाती है। तो तुमको वो रिएक्शन के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बस तुमको ये जान लेना है कि कैपेसिटेशन कहाँ पर होता है और ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज से बना हुआ है, ठीक है, ये किस चीज बना हुआ है, जोना पेलुसिडा से। अब मैं आगे ऐड करता हूँ, कंटिन्यू। तो अब फाइनली तुम्हारे पास क्या हो गया, बाहर मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो बना हुआ है। अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन या जोना पेलुसिडा जो है ये अभी तक क्यों अटैच है, क्योंकि इसके अंदर का हम लोगों ने बोला, इसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो तो पूरा बन चुका है। तो अब क्या जरूरत है जोना पेलुसिडा की, अभी भी जरूरत है जोना पेलुसिडा की, क्योंकि ये कहाँ पे बना हुआ है, ये तो एम्पुला में बना हुआ है, और तुमको पता है जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, ठीक है, जो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है वो क्या है, वो है यूट्रस का एंडोमेट्रियम, है ना, वो तो यहाँ एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा ना। लेकिन अभी अभी जो ये, ठीक है, ये जो जाइगोट है अभी ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एम्पुला बेसिकली ये जो टर्न होता है इसको एम्पुला बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा, और मूव करते करते कहाँ पे आएगा, यूट्रस के अंदर, और कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एंडोमेट्रियम के अंदर जाएगा, ये पूरा अंदर तक जाता है, ठीक है, इस तरह से इम्प्लांटेशन होगा। तो एक बात बताओ, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि वो यूट्रस के अंदर गया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यूट्रस में जाएगा वो, तो ये जोना पेलुसिडा क्या करेगा वहां पे, तो जोना पेलुसिडा क्या करेगा, देखो वो चाहता तो यहाँ पे भी इम्प्लांट हो सकता था, वो चाहता तो यहाँ पे भी इम्प्लांट हो सकता था, बट ये सब क्या हो जाता है, एबनॉर्मल साइट। तो जोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन एट एबनॉर्मल साइट, ठीक है, वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करता है कौन, ये जोना पेलुसिडा, ठीक है, जो तुमको पता है ये जोना पेलुसिडा ही है। जोना पेलुसिडा का फंक्शन क्या हो गया, पहली बात तो उसने क्या किया, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट किया, प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, बहुत सारे स्पर्म को आने नहीं दिया, और दूसरी चीज प्रिवेंट्स एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन मतलब यूट्रस के अलावा कहीं और पे इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है, ठीक है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को ये क्या किया, प्रोटेक्ट प्रिवेंट किया, ठीक है। अब जब ये एंडोमेट्रियम में पहुंच जाएगा तो जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और ये जो जाइगोट है वो पूरा इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे जाइगोट पूरा इम्प्लांट हो जाएगा। तो दूसरा चीज होता है कि ये जो जोना पेलुसिडा था ये मूव कैसे किया, तो ये जो तुम लोग का ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरी चीज तुमको पता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, है ना, तो ये सीलिया क्या करेंगे,
सेकेंडरी oocyte को मूव करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte बोलो सॉरी जाइगोट को मूव करेंगे, तो जाइगोट जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया कौन? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ था? एम्प्यूला में, ठीक है। तो अब मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई करो। सबसे फर्स्ट, स्पर्म्स एक्वायर मोटिलिटी एट, कहाँ पे एक्वायर करता है मोटिलिटी? दूसरा, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे होता है? तीसरा, ज़ोना पेलुसिडा जो है उसका फंक्शन क्या है? फोर्थ, इम्प्लांटेशन कौन से डे पे होता है? ठीक है, इम्प्लांटेशन जनरली 6th to 7th डे पे होता है, 6th to 7th डे पे, ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये इम्प्लांटेशन 6 to 7 डे पे होता है। अब जब इम्प्लांटेशन हो चुका है तो तुमको पता चलेगा जो टॉपिक था हम क्या पढ़ रहे थे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, है ना। तो तुमको फर्टिलाइजेशन के बारे में सब पता चल गया और साथ में इम्प्लांटेशन के बारे में भी सब पता चल गया। ठीक है, सब लोग ने रिप्लाई किया है, मैं देख लेता हूँ। तो तुमको आंसर पता है सबको? स्पर्म्स एक्वायर्स मोटिलिटी एट, तो आंसर क्या है? स्पर्म का मोटिलिटी कहाँ पर आता है? कॉर्डा एपिडाइमस, ठीक है, कॉर्डा में आता है, कॉर्डा एपिडाइमस। कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? ऑब्वियस सी बात है, पहले हम लोग देखेंगे यूट्रस लिखा, तो वो अगर यूट्रस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तुम लोग टिक कर सकते हो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ज़ोना पेलिसुडा का फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है, पहली बात है इट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, है ना, पॉलीस्पर्मी क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेता है, और दूसरा प्रिवेंट्स एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन तुमको पता है कब होता है? 6th to 7th डे, और वो कहाँ पे होगा? एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का पूरा बात हो गया। ट्विंस कैसे होते हैं? देखो, ट्विंस होने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहली चीज तो क्या है, जो तुम लोग का हम लोगों ने बोला कि जो जाइगोट बना है, ठीक है, ये क्या हो सकता है? ये दो पार्ट में इक्वली, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो अगर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये क्या बन जाएंगे? तुम्हारे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक। देखो नाम में ही लिखा है मोनोजाइगोटिक, मतलब मोनो मतलब एक, जाइगोट से बने हुए ट्विंस, है ना। तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस इनको हम लोग बोलेंगे। तो एक ये हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दो स्पर्म दो ओवम को फर्टिलाइज कर दें। ऐसा बहुत रेयर केस है, ठीक है। टू स्पर्म फर्टिलाइज फर्टिलाइज टू ओवम इन डिफरेंट साइकिल, ठीक है, डिफरेंट साइकिल में, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम को फर्टिलाइज किया, ठीक है, बट वो इतना केपेबल नहीं हो पाया कि दूसरा, और दूसरा ओवम भी आ चुका है और उसको दूसरे स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। तो ये बहुत रेयर होता है, बट होता है। इज इट ट्रू दैट वी हैव टू कोपुलेट इन ओव्यूलेटरी फेज फॉर रिप्रोडक्शन? देखो, अब एक चीज, वो मैं तुमको कॉन्ट्रासेप्शन बताऊंगा ना, तो तुमको समझ में आएगा कि प्रेगनेंसी के चांसेस कब ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। तुमको पता है ओवम जो है, ठीक है, ओवम सर्वाइव्स फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स। दूसरा चीज, स्पर्म जो है, स्पर्म सर्वाइव्स फॉर अप टू 72 आवर्स,
है ना। तो अभी हम लोगों ने बोला किसी भी 28 डेज के साइकिल में, जिसका नॉर्मल हम लोगों ने बोला 14th डे पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। ठीक है, 14th डे पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है। ठीक है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया। अगर समझ लो इस पीरियड के अराउंड में, है ना, इसके 2 days बिफोर, 2 days बिफोर ओव्यूलेशन या 1 day आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, अगर 2 days बिफोर ओव्यूलेशन अगर कॉइटस हुआ, कॉइटस मतलब या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो क्या होगा, स्पर्म जो रिलीज होगा, तुमको पता है वो कब तक सर्वाइव कर सकता है, 48 to 72 आवर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है स्पर्म जो है अभी भी है, और जब ओव्यूलेशन हुआ तो क्या कर सकता है वो, ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, या तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, मैं बोला कि वो 14th डे पे हुआ तो अप टू 15th या 15th या 16th डे तक ओवम जो रहेगा वो सर्वाइव करेगा, है ना, क्योंकि 24 आवर्स तक ही सर्वाइव कर सकता है वो। तो अगर इस टाइम पे भी कॉइटस हुआ तब भी चांसेस है फर्टिलाइजेशन के। बट अगर किसी का ओव्यूलेशन है 14th डे पे, ठीक है, और उसके प्लेस में मतलब उसके पहले भी कॉइटस नहीं है या कोपुलेशन नहीं है, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद भी कोपुलेशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं क्या, ऑब्वियस बात नहीं है। तो ये जो पीरियड है ना, ये फर्टाइल पीरियड, इसमें ही अगर कोपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, तो उसमें तुमको मैं बताऊंगा कि ये कैसा होता है। ठीक है, अब एक और टॉपिक फर्टिलाइजेशन ये सब हो गया। अच्छा, तुम लोग ने मेनोपॉज सुना है ना, देखो मैं अभी इसके आगे फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है जनरली, इसके बाद हमको क्या पढ़ना चाहिए, प्रेगनेंसी और उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, फिर पार्चुलेशन और लैक्टेशन। बट मैं तुमको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ, ये थोड़ा 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 मैं स्पेस आउट कर रहा हूँ जैसे तुम दो कॉन्सेप्ट को मिक्स ना करो। ठीक है, तो एक मैं टॉपिक बताता हूँ तुमको, मेनोपॉज। तो देखो सबसे पहले एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मेनार्क, मेनार्की बोलो या मेनार्क बोलो। ठीक है, मेनार्की बेसिकली क्या है, जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे, मेंस्ट्रुअल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तब उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और ये अराउंड कब आता है, 12 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड, जब मतलब जब समझ लो 7th 8th स्टैंडर्ड में रहेंगे, 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड, उसके अराउंड में। ठीक है, और ये कब तक कंटिन्यू होता है, ये तब तक चलता है जब तक, अच्छा एक बात बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो क्या रहा है, हर एक मंथ में, हर एक मंथ में ऑल्टरनेट ओवरीज से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ऑल्टरनेट, हाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट ओवरीज से, ऑल्टरनेट ओवरीज से oocyte रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट जो, हाँ हाँ, ऑल्टरनेट ओवरीज से oocyte रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, अभी हम लोगों ने क्या बोला था, प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी तक कितना फॉलिकल्स बच जाता है हर एक ओवरी में, 60,000 to 80,000। ठीक है, तो मैं मानता हूँ दोनों में 1-1 लाख फॉलिकल है। देखो तुम लोग की बुक में अलग बोलता है और रियल में हम लोग की बुक्स में अलग होता है, 1-1 लाख है, मतलब 2 लाख to 4 लाख हम लोग की बुक में लिखा होता है, टू प्यूबर्टी बचता है। और हर एक साइकिल के अंदर, ड्यूरिंग एवरी साइकिल 1000 फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेसिकली 1000 फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और उसमें से एक बनता है जो कि सेकेंडरी oocyte होता है, बाकी के सारे क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक 1000 फॉलिकल में से एक बन रहा है, तो एक साल के अंदर, एक साल में कितना साइकिल चलेगा, ऑब्वियस सी बात है 12 साइकिल्स चलेंगे, 12 या 13 साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली। तो 12,000 फॉलिकल क्या हो जाएगा, हर साल डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
और तुम्हारे पास कितना फॉलिकल है, 2 लाख है, तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली जो मेनोपॉज होता है वो आता है 45 ईयर्स ऑफ एज तक, है ना। 45 ईयर्स ऑफ एज तक मेनोपॉज आ जाता है। क्यों आ जाता है 45 ईयर्स ऑफ एज तक मेनोपॉज? ऑब्वियस सी बात है, सारे जो फॉलिकल्स थे, है ना, मैंने लिखा हूँ यहाँ पे फॉलिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं और 45 ईयर्स ऑफ एज पे सारे के सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एम्प्टी ओवरी। एम्प्टी ओवरी मतलब उसमें कोई फॉलिकल बचा नहीं है। कैसे, लॉजिक क्या है इसमें? अब हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने मान के रखा है कि चलो 2 लाख फॉलिकल है ना, टोटल। अब ये 12 साल पे अगर मैं बोल रहा हूँ मेनार्क हुआ है, 45 ईयर्स पे मेनोपॉज हो रहा है, तो जरा बताओ डिफरेंस कितना, टाइम पीरियड का डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 20। हाँ, श्योर नहीं थे बट फिर भी बता दिया, ठीक है। 23 ईयर्स, तो 33 ईयर्स हो रहा है क्या? 12 22 30 बराबर होगा सर, 33 होगा, है ना। किसी ने तो एकदम धीरे से प्रॉम्प्ट किया 23। ठीक है, 33 ईयर्स है। तो अब हम लोगों ने क्या बोला कि हर एक साइकिल में, हर ईयर में, हर ईयर में 12,000 फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो 33 में, 33 को 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आंसर आ सकता है? 3,96,000, है ना। इतना फॉलिकल जो है खत्म हो जाएगा। और तुम लोगों ने, हम लोगों ने क्या मान के रखा था, हम लोग के पास कितना फॉलिकल है? 2 लाख। और मैं तुमको क्या बोला, हम लोग के टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है बेसिकली, जब तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, टिल प्यूबर्टी 2 to 4 लाख फॉलिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास 4 लाख फॉलिकल थे और उसमें से इतने डिस्ट्रॉय हो जा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है 45 ईयर्स ऑफ एज तक ओवरी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, है ना। तो जब ओवरी खत्म हो जाता है, बेसिकली ओवरी जब एम्प्टी हो जाता है, ओवरी में सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनोपॉज 45 ईयर्स ऑफ एज तक ऑलमोस्ट आता है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द रीजन फॉर मेनोपॉज, तो आंसर क्या है? फॉलिकल्स जितने भी थे सब क्या हो गए? खत्म हो गए, ठीक है। तो ये होता है मेनोपॉज, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब मेनोपॉज में हार्मोनल लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे? हार्मोनल चेंजेस ऑफ, हार्मोनल चेंजेस इन मेनोपॉज, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आएंगे मेनोपॉज में, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोगों ने बोला था, जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या रिलीज करता है? जीएनआरएच, ठीक है। ये जो जीएनआरएच है ये किस पे काम करेगा? पिट्यूटरी पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? एफएसएच और एलएच, है ना। एफएसएच और एलएच। और तुमको पता ही है एफएसएच और एलएच किस पे काम करते हैं? ऑब्वियस बात, ओवरी पे काम करते हैं। और ओवरी में तुमको पता है सेल्स भी ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल, ठीक है। और जो ग्रेनुलोसा सेल और थीका सेल पे काम करते हैं, तो नॉर्मली ओवरी क्या रिलीज कराते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन कौन रिलीज कराता है? जितने भी फॉलिकल्स हैं वो। और प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज कराता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है। बट एक बात बताओ, अब ओवरी के अंदर तो फॉलिकल्स ही नहीं है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब क्या? एम्प्टी ओवरी। तो जब यहाँ पे फॉलिकल्स ही नहीं है, तो एफएसएच और एलएच एक्ट करेंगे इस पे, बट कुछ निकलेगा क्या बाहर? है ना। एस्ट्रोजन या जो प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है चाहे प्रोजेस्टेरॉन है, ये तो आएगा ही नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स क्या है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस को लगेगा कि देखो तुमको पता था जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आते थे तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजते थे दोनों को, है ना। बट अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब बन ही नहीं रहे हैं, तो नेगेटिव फीडबैक भी नहीं जाएगा। और जब नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? जीएनआरएच की प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, ठीक है। बट फिर भी क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आएगा? नहीं आएगा। तुमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मेनोपॉज पे कौन से हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है और कौन से हार्मोन्स का लेवल कम होता है, तो तुमको एकदम क्लियर कट आंसर पता है, जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, एफएसएच एलएच का लेवल बढ़ेगा,
लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। एस्ट्रोजन भी कम और प्रोजेस्टेरॉन भी कम, ठीक है। और तुमको ये भी पता है जो एस्ट्रोजन होता है, मैं एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन क्या कराता है, बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करता है ना, बोन मिनरल डेंसिटी उसको इंक्रीज करता है तो हम लोग के बोन स्ट्रांग होते हैं। बट अगर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, जो कि किसमें हो रहा है, मेनोपॉज में, ये हम लोगों ने बोला कि ये जो है इसका नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। बट मेनोपॉज में क्या होगा, मेनोपॉज में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाएगी। जब बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी तो बोन्स वीक हो जाएंगे, और इस वीक बोन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ऑस्टियोपोरोसिस। तो जब भी तुम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो तो वहां पे लिखा होता है डिक्रीज एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। तो अब समझ में आया तुमको कैसे करता है ऑस्टियोपोरोसिस में काम, ठीक है। तो ये जो था ये मेनोपॉज था, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, तो पहला आंसर है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में, है ना, यूट्रस के अंदर ही है एंडोमेट्रियम, तो वहां पे होता है। तो क्वेश्चन दूसरा ये कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को कौन प्रिवेंट करता है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है जोना पेलुसिडा। दूसरा, पॉलीएम्ब्रियोनिक कौन प्रिवेंट करता है, आंसर क्या है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। और ये इम्प्लांटेशन जो होता है बेसिकली कौन से डे तक हो जाता है, 6th to 7th डे, 6th to 7th डे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 6th to 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, तो क्या उसके अंदर जाइगोट वन सेल रहता है क्या, नहीं। जब इम्प्लांटेशन होता है, तो मैं यहाँ पे नया स्लाइड यूज करता हूँ कि एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन में होता क्या, कि देखो ये जो इम्प्लांटेशन है, तो तुमको पता है फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया, ठीक है। फिर जाइगोट क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज बनेगा। तुमको पता है जूना पेलुसिडा तो क्या रहेगा, बाहर अटैच ही रहेगा ना। जूना पेलुसिडा कब हटेगा, जब इम्प्लांटेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन के टाइम पे हटेगा। 2 सेल से फिर क्या बनेगा, 4 सेल बनेगा, 4 सेल से क्या बनेगा, 8 सेल बनेगा, है ना। फिर 8 सेल से क्या बनेगा, 16 सेल स्टेज बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ 16 सेल। तो 16 सेल से क्या बनेगा, 32 सेल, ठीक है। तो ये जो थे, अभी जो मैं बोला कि 2 सेल्ड है, 4 सेल्ड है, तो ये जो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोमियर, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे 4 सेल्ड ब्लास्टोमियर, इसको हम लोग बोलेंगे 8 सेल्ड स्टेज ब्लास्टोमियर, या 8 सेल्ड, या 8 ब्लास्टोमियर स्टेज। तो यहाँ पे क्या बन गया, 16 और 32। तो ये जो 16 सेल स्टेज है ना, इसका हम लोग ने एक स्पेशल नाम दिया। इस 16 सेल स्टेज को हम लोग ने क्या बोला हुआ है, इसको हम लोग ने बोला हुआ मोरुला, क्योंकि ये क्यों दिखता है, ये मलबरी शेप जैसा दिखता है, ठीक है, ये मलबरी जैसा दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरुला। और जो ये 32 सेल स्टेज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इसको क्यों ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो तुमको उसमें क्या दिखेगा कि इसमें एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टो, इसलिए इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, जो कि 32 सेल स्टेज है। और ये 32 सेल स्टेज जो था, ये जाके कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम में, जो कि मैं तुमको यहाँ पे दिखाया, है ना, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो कौन से सेल में इम्प्लांटेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में, किसी को कोई डाउट है तो पूछो।